अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। एक ऐसी आदत कि जो बहुत ही कॉमन है, आम लोगों अक्सर लोगों के अंदर नजर आती है और किसी न किसी हद तक शायद हम सब उसका शिकार हैं। लेकिन उसकी एक लाइन है कि जिसको क्रॉस करके इंसान जो है पक्का गोया कि उस आदत का असीर, शिकार और मुतासरा शख्स नजर आता है। उसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। और वो ये है कि अपने कामों को, अपने फैसलों को मुअख्खर करते रहने की आदत। शाम को कर लूंगा, कल कर लूंगी, अगले हफ्ते देख लेंगे, और करते करते बहुत सारा वक्त गुजर जाता है। जिस जिस इंसान के अंदर ये सिफत, ये आप कह लें कि बुरी आदत मौजूद होती है, उन सब की जिंदगी बुरी तरह इससे मुतासर होती है और बड़े नुकसानात जो हैं, जिंदगी उनकी गोया एक क्रिपल्ड लाइफ जो है, लूली लंगड़ी जिंदगी उनकी बन जाती है। आज हम इस प्रोक्रेस्टिनेशन पे बात करेंगे और हर एक पहलू से इसका इहाता करने की कोशिश करेंगे। ये भी बात करेंगे कि इस पे कैसे इंसान काबू पा सकता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि इसकी कितनी अक़साम हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन की कितनी अक़साम हैं। तो ये जनाबे वाला इसकी 7 अक़साम है। पहली है टास्क अवॉइडेंस। आप किसी काम से ग्रेज ही कर रहे हैं, आप उसको लेना ही नहीं चाहते। दूसरी है डिसीजन प्रोक्रेस्टिनेशन, कि आप फैसला करने में बहुत देर कर देते हैं, बहुत ताखीर कर देते हैं। तीसरी है टाइम मैनेजमेंट प्रोक्रेस्टिनेशन, कि आप अपने टाइम को मैनेज करना नहीं सीखना चाहते, इस पे अमल नहीं करना चाहते। चौथी है फियर बेस्ड प्रोक्रेस्टिनेशन, इस खौफ से किसी काम को मुअख्खर करते रहना कि मुझे फला नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और कई एक तरह के खदशात जो हैं वो हमारे जहन में होते हैं और हम काम वक्त पे नहीं कर पाते। पांचवा है परफेक्शनिज्म बेस्ड प्रोक्रेस्टिनेशन। अब एक इंसान ये चाहता है कि वो अपने काम को परफेक्ट अंदाज के अंदर कर सके, लारैब और बेऐब काम कर सके। तो इस वजह से भी एक काम जो है वो गोया के प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हो जाता है। और आगे छठी इसकी जो टाइप और किस्म है अवॉइडेंस कोपिंग, कि किसी चीज का आपने सामना करना है मगर आप करते नहीं हैं। सातवीं और आखिरी है हैबिचुअल प्रोक्रेस्टिनेशन, कि आप गोया एक तरह के आदी मुजरिम हैं, आदी मुल्जम हैं। आपने बस इसकी आपको आदत पड़ गई है, कोई भी काम हो आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते आते हैं। तो ये है 7 अक़साम प्रोक्रेस्टिनेशन की। आगे हम इसकी जो वजूहात है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो इसकी 10 वजूहात हैं। एक है फियर ऑफ फेलियर, नाकामी का खौफ, कि भाई मैंने अगर ये काम किया, फर्ज कर लें किसी बंदे को कोई ऑफर देनी है, तो बंदा कहता है यार मैं नाकाम हो जाऊंगा। किसी टेस्ट और एग्जाम में बैठना है, बंदा कहता है मैं नाकाम हो जाऊंगा। किसी कारोबार को स्टार्ट करना है, बंदा कहता है मैं नाकाम हो जाऊंगा। तो ये है फियर ऑफ फेलियर, नाकामी का खौफ एक इंसान को स्टेप नहीं लेने देता। दूसरा लैक ऑफ मोटिवेशन, कि भाई एक इंसान मोटिवेटेड नहीं है, गोया कि उस इंसान के अंदर इस काम को करने की जितनी ख्वाहिश होनी चाहिए इतनी ख्वाहिश उसके अंदर मौजूद नहीं है। और तीसरा है ओवरवेल्म, कि बहुत सारे काम हैं,
और एक इंसान गोया के उनके सामने बिल्कुल अपने आप को बेबस समझता है, इतने भी ज्यादा मैं कैसे यार करूंगा, तो बंदा कहता है छोड़ो यार, कुछ भी नहीं करते। और आगे जो है चौथा, परफेक्शनिज्म। इंसान ये चाहता है कि वो अपने काम को परफेक्ट अंदाज में करे। पांचवा है डिस्ट्रैक्शन, कि कुछ ऐसी डिस्ट्रैक्शंस हैं, यानी कुछ ऐसी चीजें हैं उसकी लाइफ में कि या उसके माहौल में जो उसे अपने काम पे फोकस नहीं करने देती। छठी इसकी जो वजह है वो है टास्क एवर्जन, कि आप उस काम को बिल्कुल अवॉइड करते हैं, यानी गोया कि आप हड हराम और काम चोर हैं। सातवीं है वजह लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट स्किल, कि आपने टाइम मैनेजमेंट स्किल ना सीखी है, ना टाइम को इस्तेमाल करने का जो गुर और हुनर है ना आपने सीखा, ना आप सीखना चाहते हैं। आठवीं क्या है लैक ऑफ इमोशनल रेगुलेशन, कि हम लोग जज्बाती एतबार से अपने जज्बात को काबू में नहीं रख पाते, रेगुलेट नहीं कर पाते। रेगुलेटर क्या होता है, ये जो डिमर होता है ना अपने उस पे लगा हुआ, तो ये आप इसको रेगुलेटर समझ लें। एयर कंडीशनर को जो घटाता बढ़ाता रोकता चलाता तो वो रेगुलेशन है। तो एक इंसान अपने जज्बात को रेगुलेट नहीं कर पाता। और नामी जो इसकी वजह है वो है एक एक बीमारी है मेंटल, वो कहलवाती है एडीएचडी, यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो बहरहाल मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता, जरा ज्यादा टेक्निकल बात हो जाएगी। 10वीं जो इसकी वजह है एक इंसान की प्रोक्रेस्टिनेशन की, वो होती है डिप्रेशन या डिप्रेशन लाइक सिचुएशन। तो हमने इस पे बात की, हमने इसकी अकसाम जो है प्रोक्रेस्टिनेशन वो बयान की जो 7 हैं, इसकी वजूहात बयान की जो 10 हैं, और आगे हम इसकी अलामात जो हैं वो बयान आपसे करूंगा, वो 8 हैं तादाद के अंदर। उसमें पहली है डिलेइंग टास्क, कि आप कामों को मुअख्खर करते रहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक इंसान जो है वो प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार है। और इसकी जो दूसरी दूसरी अलामत है, सिम्टम है, वो क्या है, सिम्टम है, साइन है, अलामत है, वो क्या है, पुटिंग ऑफ डिसीजन। आपने फैसला करना है, आप कहते हैं यार बस ये कर लेते हैं यार, कर लेते हैं यार, कर लेते हैं। तो ये इस तरह का। और तीसरा क्या है कि डिफिकल्टी स्टार्टिंग टास्क, आप किसी काम को स्टार्ट करने में बहुत दुश्वारी महसूस करते हैं, तो ये भी एक अलामत है आपके प्रोक्रेस्टिनेशन की। और आगे जो चौथी अलामत है, चौथी सिम्टम है इजीली डिस्ट्रैक्टेड। आपने कोई काम स्टार्ट किया, जरा सी भी कोई इधर उधर से किसी चीज ने आपकी तवज्जो मांगी, आपकी तवज्जो उस तरफ चली गई, अपने काम की तरफ हट गई, ये भी एक अलामत है प्रोक्रेस्टिनेशन की। और आगे जो इसकी पांचवी अलामत है, पांचवा जो सिम्टम और सिंबल है, वो साइन है, वो है फीलिंग गिल्टी है आर अशेम्ड, कि आप यानी एक महसूस करते हैं कि भाई आप शर्मिंदगी का एहसास आप लिए फिरते हैं। छठी इसकी जो अलामत है वो है रैशनलाइजिंग डिलेज, यानी आप डिले तो करते आ रहे हैं, आप इसको मुअख्खर तो करते आ रहे हैं, लेकिन आपने उसकी वजूहात घड़ ली हैं। आगे जो सातवीं वजह है वो है कि मिसिंग डेडलाइंस, कि आपको भी एक काम बताया जाता है, मिसाल के तौर पे आपका बिजली का बिल है, गैस का बिल है, आपके किसी और तरह के बिल हैं, कोई और ऐसा काम है, उसकी एक डेडलाइन होती है कि भाई आपने फलां वक्त से पहले पहले करना है। तो भाई अगर आप डेडलाइन भी गुजर जाती है, आप नहीं करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हैं। आठवीं और आखिरी इसकी जो अलामत है, इसकी जो सिम्टम है, वो है प्रोक्रेस्टिनेशन साइकिल्स। ये क्या होता है, डिले गिल्ट रिपीट, कि भाई आपने डिले किया, आपको जो है एहसास से नदामत हुआ, आपने फिर वही प्रोसेस डिले और गिल्ट वाला दोहराया, तो ये एक साइकिल सा बन जाता है। भाई फिर ये हमने इसकी अलामात पे भी बात कर ली। आगे आगे हमने इसकी अकसाम पे बात की, इसकी वजूहात पे बात की, इसकी अलामात और सिम्टम पे बात की। अब हम इसके नताइज जो हैं, भाई अगर ये प्रोक्रेस्टिनेशन की अगर एक इंसान को आदत है, तो इसके क्या इसके नताइज और इसके असरात क्या है, हमारी जिंदगी पे मुतासर होते हैं। वो ऐसे 8 असरात मुरतब होते हैं। पहला जो असर हमारी जिंदगी पे मुरतब होता है वो होता है डिक्रीज प्रोडक्टिविटी, हमारे अंदर
बहुत कम हमारे काम ऐसे होते हैं जो हम करने में कामयाब हो जाते हैं, बाकी फिर रह जाते हैं। और दूसरा क्या है, इंक्रीज्ड स्ट्रेस, हमारा जो ज़हनी तनाव का लेवल है वो हाई रहता है, हम अक्सर औकात टेंशन के शिकार रहते हैं। तीसरा क्या इसका इसके नताइज में पुअर टाइम मैनेजमेंट, कि आप अपने टाइम को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर पाते। चौथा क्या है, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे मौके आप ज़ाया कर देते हैं, बाद में आप हाथ मलते रहते हैं लेकिन उस वक्त आप उस काम को कर नहीं पाते, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। पांचवा क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन रिलेशनशिप्स, हमारे ताल्लुकात खराब हो जाते हैं, उन पे बुरा असर पड़ता है। छठा इसका जो नतीजा है, इसके हमारी जिंदगी पे जो असरात हम बात कर रहे हैं, डिक्रीज्ड सेल्फ एस्टीम, अपनी नजरों में ही हम गिर जाते हैं, हमारी इज्जत नहीं रहती। सातवीं जो इसका असरात हमारी जिंदगी पे हैं वो है फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम, हमारे जिस्मानी हमारी जो सेहत है वो भी मुतासर होती है। आठवां और आखिरी जो इसका रिजल्ट हमारी जिंदगी पे पड़ता है वो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हम हमारे हमारे माशी हालात खराब हो जाते हैं। तो ये हमने इसके नताइज और इसके अपनी जिंदगी पे के असरात उस पर भी बात कर ली, हमने इस पे बात की, इसकी अकसाम पे बात की, इसकी वजूहात पे बात की, इसकी अलामात पे बात की, इसके नताइज पे बात की। अब हम बात करते हैं कि भाई इसका हल क्या है, हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो भाई उसके लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं, 10 ऐसी टिप्स आपके सामने अर्ज करूंगा। पहली क्या है, ब्रेक टास्क इनटू स्मॉलर स्टेप्स, पहला काम ये करें, जो भी काम करना है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें। तो बस फिर एक वक्त में एक टुकड़ा जो है, जरूरी नहीं कि वो सारे टुकड़े बराबर ही हों, ये ऐसा ही है कि जैसे आप एक बकरे को कसाब काटता है, उसको पहले ज़िबा करता है, खाल उतारता है, फिर उसकी अगली टांगें उतारता है, पिछली टांगें उतारता है, दरमियान वाले हिस्से के दो, दरमियान वाला जो हिस्सा है टॉर्सो, उसका एक या दो उसके कहने के वो बनाता है, और इसी तरीके से उसके पाए को काटता है और इसकी सिरी को काटता है। उसके जो ऑर्गन्स हैं, जैसे जिसे लिवर हम कलेजी कहते हैं, और जो दिल है, जो गुर्दे, जो इन चीजों को सारों को अलग अलग करता है, तो वो मगज को अलग करता है। तो ये सारी बातें जो हैं, ये देखें कि ये होता है यहाँ पे। हमने इस पे काबू कैसे पाना है, ब्रेक टास्क इनटू स्मॉलर स्टेप्स। और इसकी एक बड़ा शानदार तरीका मैं आपसे अर्ज करूं, कागज पेंसिल ले लें या वैसे ही करते रहें, तो ये गोया कि आप इसको टुकड़ों में काट लें और एक वक्त में एक टुकड़ा। बहुत ही अगर इसकी आम सी मिसाल लें, हमारे सामने रोटी पड़ी हुई है, एक एक लुकमा करके हमने खाना है। और इसी तरीके से आगे चलते हैं, जो दूसरा तरीका है इसको काबू पाने का, सेट क्लियर गोल्स एंड डेडलाइन, कि भाई आप जो है बड़े क्लियर गोल हों, आपके आपके अहदाफ, आपके टारगेट क्लियर हों, और ना सिर्फ बल्कि स्मार्ट गोल हों। स्मार्ट है एक एब्रीविएशन है, 5 लेटर्स हैं, उसके अंदर पहला लेटर कहलवाता है एस, एस का मतलब स्पेसिफिक, यानी बड़े क्लियर हों। दूसरा है एम, कि मेजरेबल हो आप, यानी जैसे आप 5 लाख आपने हासिल करना है, 1.5 लाख आपके पास मौजूद है, तो ये मेजरेबल है। ए फॉर अटेनेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक हो, यानी ऐसे अटेनेबल और अचीवेबल हो, यानी बहुत बड़े बड़े गोल आप सेट कर लेंगे, कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, उससे बेहतर है छोटे छोटे आप ऐसे गोल अपने अहदाफ सेट करें जो हासिल भी कर लें, और ये अटेनेबल हो। आगे क्या है कि आर है, यानी रेलिवेंट हो आपकी जिंदगी में, आपके प्यारों की जिंदगी में, या जनरल पब्लिक जो है उनकी जिंदगी में बेहतरी लाने वाले हों। आखिरी क्या है, टाइम बाउंड हो, टी टाइम बाउंड, यानी आपके पास पता हो कि यार मैंने फलां वक्त से पहले इस काम को निपटाना है, यानी आप एक अपना हदफ और टारगेट सेट करते हैं और कहते हैं कि यार मैंने ये 90 डेज के अंदर मैंने इसको कर लेना है। तो ये हो गया, तो सेट क्लियर गोल्स एंड डेडलाइन। और जो तीसरा तरीका है इस पे काबू पाने का, क्रिएट ए शेड्यूल एंड स्टिक टू इट, कि आप हर एक काम के लिए एक टाइम मुकर्रर कर लें कि इस काम को मैंने फलां वक्त पे करना है, फलां दिन और फलां वक्त पे करना है। तो यानी फर्ज कर लें 7 चीजें आज आपने करनी है, तो आप उसके एक बनाते हैं, शेड्यूल बनाते हैं, 9 बजे मैं ये करूंगा, 10:30 में ये करूंगा, 1:30 बजे मैं ये करूंगा, शाम 3 बजे मैं ये करूंगा। अच्छा, तो ये शेड्यूल जो है आप उसका बना लें और फिर उसके साथ चपके भी रहें। आगे जो चौथा तरीका है प्रोक्रेस्टिनेशन पे काबू पाने का, यूज द पोमोडोरो टेक्निक। ये पोमोडोरो टेक्निक कहती है कि 25 मिनट आप किसी काम पे पूरे फोकस करके काम करें, फिर 5 मिनट की वक्फा कर लें, और जो वक्फा भी आपने करना है, अगर मुमकिन हो अपनी सीट से हटके जरा इधर उधर हो जाएं,
तो इस अंदाज के अंदर आप उसका वक्फा करें। आगे जो पांचवा इसका तरीका है वो काबू पाने का, वो है एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन, कि जो चीजें आपकी तवज्जो बटाती हैं आप उनको खत्म करें। मसलन फोन को बंद कर दें, या जो भी आप तरीका, या किसी जरा हट के ऐसी जगह बैठें जहां लोग आपको डिस्टर्ब न करें। छठा इसका तरीका क्या है, रिवॉर्ड योर सेल्फ फॉर प्रोग्रेस, जो आपने प्रोग्रेस की है, जो अचीवमेंट की है, उसके लिए अपने आप को रिवॉर्ड दें, उसके लिए अपने आप को कुछ मतलब खुश करें। और लेकिन ऐसा ना हो कि जो एडिक्शन के जुमरे में आता हो, जो गलत हो, जिसके अपने नुकसान हो, ऐसा ना हो। आगे कह लें कि सातवां वो है कि सीक अकाउंटेबिलिटी, कि भाई अपने आप का एहतसाब भी करते रहें, और ताकि भाई चेक एंड बैलेंस रहे। आठवां तरीका इस पे काबू पाने का, प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन, कि भाई अपने ऊपर भी काइंड हार्टेडली, अपने ऊपर बहुत जालिमाना और बेरहमाना कह लें कि वो तनकीद ना करें। अगरचे हर एक चीज से सबक सीखना है, हर एक नाकामी से, हर एक फेलियर, हर एक सेटबैक, हर एक जो कह लें कि जो हुआ उससे सबक तो सीखना है, और उससे आइंदा फायदा भी उठाना है उस सबक से, कि जो सबक यहां से सीखा गया। लेकिन अपने आप को रहमदिली से, कदरे रहमदिली से ट्रीट करें, जैसे अपने किसी बहुत ही प्यारे को किया जाता है। और आगे क्या है देखें, नावा जो इसका है वो क्या है, नावा तरीका है इस पे काबू पाने का, अंडरस्टैंड अंडरलाइंग काजेस, ये जरूर समझें कि यार अगर एक काम वक्त पे नहीं हो रहा तो उसकी क्या वजूहात क्या हैं, समझने की कोशिश करें। आगे जो 10वां तरीका है वो है सीक प्रोफेशनल हेल्प, कि आप जो है, जो अफराद जो हैं, जो मुतल्लिका शोबे के अफराद हैं, उनसे मदद लें। आम आदमी से भी लें, लेकिन उसको तो नहीं पता होगा ना, आप जो इसके टेक्निकल चीजें जो जानते हैं, जो प्रैक्टिशनर हैं, उनसे मदद लें, उनसे कोचिंग हासिल करें, उनसे थेरेपी हासिल करें, उनसे काउंसलिंग हासिल करें। तो ये था 10 तरीके मैंने आपके सामने वो बयान किए कि जो इस पे काबू पाने में हमारे बहुत ही मददगार और मुआवन साबित हो सकते हैं। आगे कुछ बहुत ही दिलचस्प किस्म के हकाइक मैं आपके सामने रखता हूँ, फैक्ट्स रखता हूँ। पहला क्या है, 20% ऑफ द पीपल पीपल आइडेंटिफाई एज क्रोनिक प्रोक्रेस्टिनेटर, 20% ऐसे अफराद हैं कि जो आदि मुजरम है क्रोनिक प्रोक्रेस्टिनेटर हैं। और दूसरा क्या है, प्रोक्रेस्टिनेशन अफेक्ट मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप्स एंड फिजिकल वेलबींग, ये हमारी जो प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत है हमारे ऊपर जिस्मानी तौर पे बुरे असरात मुरतब करती है, ज़हनी तौर पे बुरे असरात मुरतब करती है, हमारे ताल्लुकात को भी खराब करती है। आगे जो तीसरा इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट है, प्रोक्रेस्टिनेशन कैन बी अ साइन ऑफ अंडरलाइंग इश्यूज, भाई ये जो अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं ना, तो बहुत मुमकिन है इसके नीचे कुछ अहम वजूहात होंगी कि जिनको तवज्जो देने की जरूरत है। चौथा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रोक्रेस्टिनेशन कैन लीड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, अब ये इसका बड़ा पॉजिटिव या वाहिद पॉजिटिव इफेक्ट है, वो क्या है कि ये इंसान के अंदर जो तख्लीकी सलाहियत है उसको बेदार कराती, परवान चढ़ाती है। याद रखिए, प्रोक्रेस्टिनेशन इज a हैबिट दैट कैन बी ब्रोकन, कि भाई प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसी हैबिट है कि जो तोड़ी जा सकती है। और याद रखिए, स्मॉल स्टेप्स लीड टू प्रोग्रेस, छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं बड़ी तब्दीली लाते हैं। और याद रखिए, सेल्फ कंपैशन इज की, अपने ऊपर बहरहाल रहम कीजिए, अपने ऊपर बहुत ही जालिमाना बेरहमाना तनकीद करने की बजाय जो है थोड़ा हौला हाथ रखें। हाँ, जो सबक सीखना है, जो फायदा उठाना है, इस सारे से वो फायदा जरूर उठाएं। आगे चौथी बात याद रखने के लायक ये है, सीकिंग हेल्प इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, स्टार्ट ओवरकम, तो ये जो मदद लेना है आम आदमी से, या किसी कह लें डॉक्टर के यहाँ, मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर के यहाँ, मेंटोर के यहाँ, ये कमजोरी की अलामत नहीं है, ये कामयाब लोगों की आदत है। तो भाई ये बड़ा, आज हमने इस पे बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की, और ये देखें प्रोक्रेस्टिनेशन बड़ा एक कह लें अहम मसला है और बड़ा कॉमन भी है। हमने इसकी अकसाम, इसकी जो टाइप से बात की जो 7 हैं, हमने इसकी वजूहात पे बात की जो 10 हैं, हमने इसकी अलामात पे, सिम्टम्स पे, साइंस पे बात की जो 8 हैं, हमने इसके नताइज जो हैं, क्या बुरे असरात हमारी जिंदगी पे मुतासर होते हैं, पे नक्श होते हैं, वो उस पे बात की जो तादाद के अंदर 8 हैं। हमने इस पे काबू पाने पे के तरीकों पे बात की जो तादाद के अंदर 10 हैं। फिर कुछ दिलचस्प हकाइक आपके सामने रखे और कुछ याद रखने वाली, पल्ले बांधने वाली बातें भी आपसे की। इसी के साथ इजाजत दीजिए।